हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारा जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर चल रहे थे मेंस का, उसका अभी हम 2018 का कर रहे हैं। तो उसके हम भाग 3 तक कर चुके थे और अब हम भाग 4 करने वाले। इसमें हमने पूरे 3 मार्कर कर लिए थे, साथ में हमने 6 मार्कर कर लिए थे। 8 हमने 6 मार्कर कर लिए थे। अब जो बाकी जो हैं वो हम आज करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा मैंने फ्रेम्ड आंसर किया हुआ है पुराने पेपर का। फ्रेंड्स, ये मेरे व्हाट्सअप का पेड ग्रुप है, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। जिस जिस सब्जेक्ट का आप मुझसे नोट्स परचेस करते हैं उनका आपको इस प्रकार के ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। वहाँ पे इस प्रकार से आपको नए नए आंसर्स दिए जाते हैं विद क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग। इस प्रकार से सभी पूरे ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा देखिए, हमने मेंस दिया है तो हमको पता है वहाँ इस प्रकार से नंबर लिखे हुआ आता है ABCDE। तो हमने यहाँ पे कर लिए थे, जे तक कर लिया था। अब हमारा के क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल का वर्णन करो। देखिए, इसमें 15 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आता है। अभी हमको यहाँ पे 6 नंबर में आ रहा है तो हमको एक पेज में लिखना है। अगर ये 15 नंबर में आता तो हम करीब 3 पेज या 4 पेज में इसको लिखते। एक पूरे पेज पे हम इसका डायग्राम बनाते, मतलब मैप बनाते और मैप में इसको लोकेट करते। अगर हमारा 6 नंबर में है तो देखिए मैंने इस तरह से इसको फ्रेम किया हुआ है। थोड़ा सा हमने खजुराहो में लिखा, थोड़ा सा सांची के बारे में लिखा, भीमबेटका मिला और मैप में लोकेट कर दिया। तो इसके आंसर में लिखेंगे, मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल है जिनका वर्णन इस प्रकार है। फ्रेंड्स, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं आपको मेरे मध्य प्रदेश स्पेशल में ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा और साथ में और ये सभी कुछ जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको केवल आंसर याद करना है, सभी कुछ फ्रेम किया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल है जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 है खजुराहो। खजुराहो को सबसे पहले मध्य प्रदेश से विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। तो खजुराहो कहाँ पे है? खजुराहो छतरपुर ज़िले में है और इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। तो खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में है। इसका निर्माण किसने कराया? चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। 1986 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1986 में किया गया। और इसका निर्माण कब हुआ था? 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल शासकों ने इसका निर्माण किया। तो खजुराहो का निर्माण कब हुआ था? खजुराहो का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में किस समय हुआ? चंदेलों ने इसका निर्माण कराया, छतरपुर में है और 1986 में किया। इस प्रकार से हमने खजुराहो के बारे में लिखा। अब हम सांची के बारे में हम लोकेट कर देंगे, ये है खजुराहो। अब हम पढ़ेंगे सांची के बारे में। सांची रायसेन जिले में स्थित है, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। यहाँ पे 3 स्तूप स्थित हैं जिसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। 1989 में सांची को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो यूनेस्को ने इसे 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो सांची कहाँ है? रायसेन जिले में है, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इसमें 3 स्तूप स्थित हैं, निर्माण अशोक ने कराया था। 1989 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और यूनेस्को ने इसको 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। अब हम पढ़ते हैं भीमबेटका। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। प्राग इतिहास वो होता है जिसकी हमको लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। तो प्राग ऐतिहासिक कालीन यहाँ पे गुफाएं हैं। 2003 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 2003 में इसको विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने घोषित किया। मानव इतिहास का समृद्ध पुरातात्विक संकुल है ये हम भीमबेटका मानव इतिहास का समृद्ध पुरातात्विक संकुल है। मतलब यहाँ पे पुरातात्विक जो चीज़ें हैं, पुरातात्विक जो चीज़ें यहाँ पे समृद्धशाली है, मतलब समृद्ध हैं ये पुरातात्विक स्थलों के रूप में। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये समृद्ध है पुरातात्विक संकुल के रूप में। यहाँ पे मानव इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने भीमबेटका के बारे में लिखा, खजुराहो के बारे में लिखा, सांची के बारे में लिखा और हमने एक छोटा सा मैप बना दिया। अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हमको 6 में से 6 तो देते नहीं है, 5 नंबर ज़रूर मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत कालीन सामाजिक संरचना को समझाओ। देखिए फिर इस प्रकार से मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। ज़्यादा पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिए इसमें क्योंकि अगर आपका 15 नंबर में आता है तो आप लिख सकते हैं।
राजपूत कालीन सामाजिक संरचना का वर्णन करो। तो राजपूत कालीन सामाजिक संरचना कई जातियों और उपजातियों के समाज में बटी हुई थी। मतलब राजपूत जो समाज था वो कई जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझते, एक जाति को भी कई उपजातियों में बांट दिया गया था। मतलब ये विविधताओं से भरा हुआ था। अब इसकी सामाजिक संरचना से मतलब है इसकी सामाजिक विशेषताएं क्या थी, उस समय का समाज कैसा मानता था, उनकी प्रथाएं क्या थी, तो वो सभी हम लिखेंगे। तो राजपूतकालीन जो समाज था उनमें ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। जो ब्राह्मणों थे उनको सबसे उच्च स्थान प्राप्त था कि कोई किसी को भी उनके अपमान का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण ही पुरोहित व मंत्री होते थे। मतलब उच्च पदों पे ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। उच्च पद हमेशा ब्राह्मणों को ही दिए जाते थे। तो समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण पुरोहित और मंत्री होते थे। रक्षा का भार क्षत्रियों पे होता था। मतलब क्षत्रिय जो थे युद्ध करते थे, मतलब रक्षा का भार होता था। वैश्य जो थे वो व्यापार करते थे। तो ब्राह्मण को उच्च स्थान, ब्राह्मण पुरोहित मंत्री होते थे, रक्षा का भार क्षत्रियों पर, वैश्य व्यापार करते थे। शूद्र इन जाति और ये चारों जो जातियाँ थी, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों की जो रक्षा करते थे, वो इनकी जो सेवा करते थे वो करते थे शूद्र। शूद्र चौथी जाति थी। इनके जो विचार थे, राजपूतकालीन जो विचार थे, उनमें रूढ़िवादिता आ गई थी, संकीर्णता आ गई थी। मतलब बहुत वैसे विचार हो गए थे, संकीर्ण विचार हो गए थे, छोटे जिसको बोल सकते हैं। रूढ़िवादिता आ गई थी इनमें। पर्दे की प्रथा नहीं थी। इस समय की जो स्त्रियां थीं वो पर्दा नहीं करती थी, मतलब पर्दे की प्रथा नहीं थी। नारी का राजपूतकालीन समाज में नारी का सम्मान होता था। आपने वो पद्मावत जो मूवी देखी होगी, वहाँ पे रानी भी लड़ती थी, सामना करती थी। तो नारी का सम्मान होता था। स्वयंवर का प्रचलन था। मतलब और यहाँ पे एक और प्रचलन था कि लड़की अपना जो वर है वो स्वयं चुन सकती थी। स्वयंवर का प्रचलन था। सती प्रथा, जौहर प्रथा प्रचलित थी इस समय राजपूत समाज में। सती प्रथा, जौहर प्रथा प्रचलित थी। विवाह सवर्ण और सजातीय, विवाह जो है एक ही वर्ण में और एक ही जाति में होता था, जैसे कि अभी प्रचलित है समाज में हमारे। तो विवाह सवर्ण और सजातीय होता था। कन्या का जो जन्म था वो अशुभ माना जाता था। राजपूतकालीन समाज में कन्या के जन्म को अशुभ माना जाता था और कई बार कन्या का जन्म के समय ही वध कर दिया जाता था। और एक और है कि जो कन्या का जो पिता था उसे हमेशा झुक कर रहना पड़ता था। शुद्ध शाकाहारी भोजन को इस समय अच्छा माना जाता था। शुद्ध शाकाहारी भोजन ये खाते थे और उसको ही अच्छा माना जाता था। शराब और अफीम का इस समय प्रचलन था। गरीब लोग मक्का, ज्वार, बाजरे का उपयोग करते थे। रेशम, ऊनी, सूती कपड़ों का प्रयोग होता था। संगीत, नृत्य, नाटक आमोद प्रमोद के साधन थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। इस प्रकार राजपूतकालीन समाज विविधता से भरा हुआ था। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा ऊपर इंट्रो लिख दिया और ये पूरी राजपूतकालीन समाज की विशेषताएं लिख दी। पॉइंट मैंने पहले ही बताया, अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो हमको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जिससे मैं पढ़ा रही हूँ यही मेरे इसी प्रकार से हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेगा। हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस वाइज पूरे 6 पेपर तक का नोट्स मिलेगा, तो जिसको आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और परिणामों की विवेचना करो। तो फ्रांसीसी की क्रांति ने केवल फ्रांस का ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। कारण, तो सबसे पहले हम इसके लिखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण एक, फ्रांस में निरंकुश शासन था। जो राजा था वो निरंकुश प्रवृत्ति का था। शासन राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर आधारित था, जैसे कि लुईस 14 के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। देश की प्रशासन प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट थी और निरंकुश और निष्क्रिय शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में क्या लिखेंगे, जो समाज था वो विषम और विघटित था। समाज विषम था, मतलब सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। विशेष अधिकार केवल सामंत और पादरी को प्राप्त था। विशेष अधिकार विहीन वर्ग था, जिनको विशेष अधिकार नहीं थे वो थी साधारण जनता। किसानों और मजदूरों की दशा बहुत ज़्यादा दयनीय थी। मध्यम वर्ग में व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर थे जो बहुत आक्रोशित रहते थे। आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं, आर्थिक व्यवस्था संकटग्रस्त थी। राज्य दिवालियापन की कगार पर आ गया था। युद्धों और फिजूल खर्चों से राजकोष खाली हो गया था।
राज्य ऋण के बोझ तले दब गया। राज्य कर नीति दोषपूर्ण थी। वाणिज्य कर नीति भी राज्य कर नीति और वाणिज्य कर नीति दोषपूर्ण थी। दार्शनिकों की भूमिका क्या रही इसमें? तो मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसी आदि विचारकों ने फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना के साथ उसका विकल्प भी दिया। इस प्रकार से दार्शनिकों की भूमिका। अब फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या हुए? सामंतवाद की समाप्ति हुई। लोकतांत्रिक मूल्य को प्रतिष्ठित किया गया। साम्राज्यवादी विस्तार को रोका गया। धर्मनिरपेक्षता का प्रसार हुआ। सैन्यवाद का विकास हुआ। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का प्रसार हुआ। जनधन में राष्ट्रवाद की भावना आई। समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस प्रकार से ये इसके परिणाम हुए। तो अब हम थोड़ा निष्कर्ष लिख लेंगे कि निष्कर्षतः फ्रांस की क्रांति विश्व पटल पर महानतम क्रांति के रूप में उभरी। निष्कर्ष जरूर लिखेंगे हम। 15 नंबर में इंट्रो भी लिखेंगे। इस प्रकार से हमने इंट्रो लिखा। फिर इसके अलग अलग जो कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण हुआ, सामाजिक कारण हुआ, आर्थिक कारण हुए, दार्शनिकों की भूमिका, ये सभी इस क्रांति के, क्योंकि दार्शनिकों ने बताया कि किस प्रकार से राजा हम अपने साथ अत्याचार कर रहा है। तो इस प्रकार से ये सभी कारण फ्रांसीसी क्रांति के थे। और फिर हमने ये हमने राजपूत कालीन सामाजिक संरचना को लिखा और मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल को लिखा ना। तो ये हमने क्वेश्चन इसको और लास्ट में हम निष्कर्ष लिख दिया। अब हमारा कल का क्वेश्चन रहेगा कि 1919 की संधि की खामियां द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहाँ तक जिम्मेदार थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन और रह गया। तो हमारा ये 2018 का पार्ट 1 का पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। देन हम ज्योग्राफी करेंगे। और अब मेरे नोट्स ज्योग्राफी के तैयार हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कल मैं इसी समय आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।